नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ सहित बाकी हिंदुस्तान भी एक बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है, नशे से। इतना ख़राब हाल है। आपने देखा होगा पंजाब के बारे में, उड़ता पंजाब नाम की एक कोई फिल्म भी बनी थी। बड़े शहरों के बारे में पता लगता है, नशे की पार्टियां रात दिन वहाँ चलती हैं। कुछ साल पहले का आपको याद है मुंबई का एक मामला, एक किसी पार्टी में बहुत बड़े फिल्म सितारे के बेटे को पकड़ा गया था। आगे क्या हुआ मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, काम जिनको ज़्यादा नहीं करना है, अगले दिन ड्यूटी पे नहीं जाना है, कॉलेज की पढ़ाई का तनाव नहीं है, ऐसे बहुत से लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। अब यह नशा अगर शराब तक सीमित रहता तो भी ठीक होता, क्योंकि शराब पी के कोई घर जाए तो माँ बाप को बदबू आ जाती है, पता लग जाता है। इन दिनों सूखा नशा आपने देखा होगा। कुछ समय पहले हमने एक प्रमुख डॉक्टर संदीप दवे को इंटरव्यू किया था। उन्होंने सूखे नशे के खतरे बतलाए थे। ये सूखा नशा पूरे हिंदुस्तान में फैलते चले जा रहा है। कहीं पे 20,000 करोड़ या कितने का 2,000 करोड़ का ऐसा नशा उतरता है एक जगह, कहीं कुछ होता है। बहुत ख़राब हालत है, मैं बतलाऊं आपको। और अभी इसके आंकड़े नहीं हैं सामने कि ये सूखा नशा कितना है। लेकिन आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, जिस छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पर कैपिटा शराब कंजम्पशन, प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में देश में चौथे पाँचवें नंबर पर है। ऊपर के 4-5 में है। ये तब है जब यहाँ के बहुत बड़े आदिवासी इलाकों में लोगों को अपने हाथ से शराब बनाकर पीने की इजाज़त मिली हुई है, कानूनी हक है उनका। और वो लोग खुद बनाने के अलावा बेचते भी हैं आसपास के लोगों पे, जो गैर कानूनी है बेचना। लेकिन एक खपत ऐसी भी है जो कि सरकारी आंकड़ों में कहीं भी नहीं है। ये कहीं नहीं है कि आदिवासी इलाकों में हाथ भट्टी की घर की शराब कितनी बिकती है। ये आंकड़े भी कहीं नहीं है कि नशीली दवाइयाँ, गांजा ये कितना बिकता है, क्योंकि कानूनी नहीं है आंकड़े। ये सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब छत्तीसगढ़ के तकरीबन तमाम जिलों से किसी न किसी तरह के नशे की बरामदगी की खबर न आए। छत्तीसगढ़ में एक पुलिस अफसर हैं, राजधानी रायपुर के एसएसपी हैं संतोष सिंह। वो जिन जिन जिलों में एसपी रहे हैं, कुछ उनका काम ऐसा रहा है कि वो लगातार एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं। बीच में कभी पीएचक्यू वगैरह उनकी पोस्टिंग नहीं होती। तकरीबन हर ज़िले में वो नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ते हैं, निजात नाम की। निजात नाम की मुहिम के तहत वो अपने पूरे के पूरे अमले को लगा देते हैं कि नशे का कोई सामान यहाँ नहीं बिकना चाहिए। शराब पे उनका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि शराब सरकारी कारोबार है, सरकार बेचती है। लेकिन उससे परे के जितने तरह के नशे हैं उनको लेके वो बहुत सख्त रहते हैं, बहुत सख्त रहते हैं। उनके निजात अभियान को देश विदेश में मान्यता मिली, प्रतिष्ठा मिली, उनको पुरस्कार सम्मान मिले हैं इसको लेकर। मैं संतोष सिंह जी से मुखातिब होने के पहले एक लाइन उनके बारे में और बतला दूं। मेरी जानकारी में वो ऐसे कम छात्रों में से हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। विख्यात है वो, नाम से जाहिर है कि उसकी विचारधारा हिंदू विचारधारा से शुरू हुई थी। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से किया, जेएनयू, जो कि नेहरू की विचारधारा लिबरल विचारधारा है। अभी अभी उन्होंने पिछले ही महीने छत्तीसगढ़ के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर पीएचडी हासिल की है। बड़ी मेहनत करके हासिल की है पीएचडी। तो पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन है। हम लोगों की किताबों को लेकर कई बार बातचीत भी होती है, लेकिन नशे को लेकर वो बहुत संवेदनशील हैं। वो बाकी छोटे मोटे चीज़ों पे कभी कुछ माफ़ी दे दें, नशे को लेकर समझौता नहीं करते कि उस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है। आज नशे की जो हालत है छत्तीसगढ़ में, बाकी देश के अलावा मैं तो यहाँ पे फोकस करके बात कर रहा हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी अभी यहाँ आकर बोल के गए हैं कि छत्तीसगढ़ में गांजे की खपत राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आंकड़े भी गिनाए, 1.5-2 गुना या ऐसे कुछ हैं आंकड़े वो। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। संतोष सिंह आईपीएस ऑफिसर हैं वो, और नशे को लेकर कड़क हैं। केवल इसी वजह से हम उनसे आप यहाँ बात कर रहे हैं। नमस्कार संतोष सिंह जी। नमस्कार।
आप आए समय निकाल कर, बहुत अच्छा लगा। मुद्दा बहुत ज़रूरी है। जितनी फिक्र आपको है तकरीबन उससे थोड़ी सी कम फिक्र हमको भी है। छत्तीसगढ़ में जो नशा फैल रहा है, पूरे देश का हिस्सा है छत्तीसगढ़। कई राज्यों के, आधा दर्जन राज्यों के बीच में बसा हुआ है। हम देखते हैं रोज़ आंध्र से, तेलंगाना, उड़ीसा से गांजा यहाँ पे आता है। पुलिस यहाँ की गांजा पकड़ पकड़ कर थक गई है। आपने जो अभियान चलाया है, निजात अभियान, ये कितने जिलों में रहते हुए आप इसको चला चुके हैं अभी तक? देखिए, ये जो नशे के खिलाफ हम लोग अभियान चलाते हैं, निजात, जिसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, छुटकारा नशे से। बिल्कुल। ये पिछले 5 पदस्थापना जो जिन जिलों में रही है मेरी, कोरिया से मैंने 2021 में शुरू किया था, और ये 5 जिलों में अब तक मैंने ये अभियान चलाया है। और आप देखेंगे ये अभियान एक कार्रवाई और जागरूकता का अभियान है, जिसमें हम लोग कई सारे पहलुओं पे काम करते हैं। इसमें नशा छुड़वाने के लिए भी कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल। इसमें ये अभियान मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो आप समझ पाएंगे शायद कि मेरा इसका पर्सपेक्टिव क्या है। पुलिस का काम ही है नशे के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करना। जैसे अगर शराब बिक्री कहीं वैलिड भी है, सरकारी भी है, तो भी अवैध शराब बिक्री नहीं हो सकती। गांव-गांव में शराब बिक्री नहीं हो सकती। शराब पी के आप ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस नहीं कर सकते। तो हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। और ड्रग्स में जो कार्रवाई है, सूखा नशा है, उस पर तो हमें कार्रवाई करने का पुलिस का मैंडेट ही है। तो कार्रवाई पुलिस का काम है और हम हमेशा करते रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि जब भी आप कार्रवाई करते हैं, ये कार्रवाई से अगर कंट्रोल सिर्फ होना होता तो शायद बहुत पहले हो चुका होता, बढ़ता नहीं। तो शायद इसमें कई सारी चीज़ें और भी जोड़ने की ज़रूरत है। और कार्रवाई में तो आपको और सख्ती करने की ज़रूरत है। जो हम लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हमें इस नशे के खिलाफ रखना है। दूसरा पहलू यही है कि चूंकि ये सामाजिक बुराई है, आप देखेंगे सभी समाजों में, दुनिया के सभी देशों में, सभी कालखंड में कम या ज़्यादा ये रहता रहा है। तो अगर ये सामाजिक बुराई है, इससे जुड़े अपराध सामाजिक अपराध है। यहाँ के इतिहास में सोमरस रहा है कभी? जी बिल्कुल। कहीं वहाँ जीसस क्राइस्ट ने या किसी ने पानी को छुआ तो वो वाइन में बदल गया। जी। कुछ लोग जो आप देखते होंगे कभी कभी, अगर जिसको कोई नशा करना हो, किसी पर्टिकुलर चीज को, जिसकी उनको आदत होती है, कई बार खैनी सिगरेट को तो हर कोई भी जस्टिफाई कर देता है कि इसमें क्या है। तो सामाजिक मान्यता, सामाजिक रीति रिवाज और तमाम चीज़ों में ऐसा रहा है कि ये कानून इसके खिलाफ सख्त नहीं थे। आप देखिए, एनडीपीएस एक्ट बहुत पुराना कानून नहीं है, 1985 का कानून है। ये मेरा देखा हुआ है छत्तीसगढ़ में गांजा भांग की दुकान। जी। ये सरकारी दुकानें रहती थी, सरकार ठेके पे देती थी, गांजा भांग दोनों बिकता था। अभी भी है। मैं यूपी में जहाँ से आता हूँ, वहाँ ओपियम की, अफीम की, जो मेरा तो जिला गाजीपुर अफीम प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो ओपियम तो बड़ी ओपियम की शॉप होती है। हम लोगों ने घर में देखा है कि माताएं बहनें क्या करती थी कि जब बच्चे बहुत बीमार होते थे या उनको कुछ ऐसी बीमारी होती थी, परेशान रोते रहते थे, तो सुंघा दो, अफीम सुलाना है तो सुंघा दो। ये बचपन में हम लोगों ने भी देखा है। राजस्थान में मजदूर महिलाएं काम पे जाती थी तो एक डली रखे रहती थी, उसको जीभ उस पे छुआ देती हैं बच्चों के, तो वो सो जाते हैं। जी। तो आप देखें, अगर ये सामाजिक मान्यता है तो समाज की जिम्मेदारी बनेगी कि अगर खतरा बढ़ गया हो तो खतरे को समझे और उससे लड़े। तो इसलिए इस अभियान में हम लोगों ने सामाजिक जागरूकता का पार्ट जोड़ा, और वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कार्रवाई का। बिल्कुल। तीसरा पार्ट है जो आपने कहा, नशा छुड़ाने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे यंग या जो सारे लोग जो नशा करते हैं, मेरा मानना है कि वो हमेशा अपराधी नहीं है, अनलेस वो पेडलिंग का काम कर रहा है। वो खुद विक्टिम है। उनका आत्मविश्वास खुद कमजोर रहता है, वो खुद ट्रैप में फंसे होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें मदद करने की जरूरत है, उनकी हैंड होल्डिंग करने की जरूरत है। तो हम लोग इस अभियान में एक काउंसलिंग का भी पार्ट जोड़ के रखते हैं। हमारे थानों में ऐसे बच्चे जो एकदम एडिक्टेड हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, जिनको हमें पता रहता है क्योंकि हम अपराध करते तो हम उनको लेके आते हैं, तो ऐसे बच्चों की लिस्टिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग किससे करते हैं? पुलिस की सिर्फ काउंसलिंग नहीं होती है, हम साइकियाट्रिस्ट को लेते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग रहते हैं, बहुत सारे एनजीओ के लोग रहते हैं। ऐसे लोगों की काउंसलिंग और मॉनिटरिंग करते हैं।
कुछ लोगों को हम लोग नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं लोगों से ही। अच्छा। तो ये अभियान आप देखें एक ऐसा अभियान है जो पूरे नशे के तीनों पहलू पे काम करता है, कार्रवाई, जागरूकता, काउंसलिंग। हाँ, एक चीज ये बतलाइए मुझको कि छत्तीसगढ़ में गांजा इतना क्यों पकड़ाता है? बुरा नहीं है, अच्छा है पकड़ाना। क्यों इतना गुजरता है यहाँ से गांजा? कारें लदी हुई जा रही हैं, कई बार ट्रक एक एक गाड़ी भर के गांजा दिखता है जी। ये आता कहाँ से है और जाता कहाँ से? क्या यहाँ पे खपत है उतनी की ये ट्रांजिट रूट भी है ये? आप छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी में इसका आंसर है, आप देखेंगे तो कि हम लोग 7 अलग अलग राज्यों से बीच में हैं और साउथ और नॉर्थ को कनेक्ट करते हैं। साउथ में अगर कुछ सप्लाई करनी है तो छत्तीसगढ़ की एक रूट जो है बड़ा आसानी से हम लोग ले सकते हैं, अनलेस यू वांट टू गो टू ब्रॉडर रूट्स। तो ये, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ जो है उड़ीसा से हमारा बॉर्डर ऊपर से नीचे तक बहुत लंबा, उधर देवभोग, सराईपाली, रायगढ़, कई जगह पूरा ईस्ट पार्ट जो है उड़ीसा के सारे जिलों से लगता है। और गांजे का जो छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने देखा है, जो पकड़ाता है वो कहाँ से आता है? उड़ीसा के जिलों से, जहाँ बड़ी बल्क में खेती होती है तो वहाँ से आता है। चाहे वो बस्तर में वो इंटर करता हो मलकानगिरी से, या अगल बगल के जिलों से, हमारे महासमुंद में इंटर करता हो नुआपाड़ा से, और अगल के बगल के जिलों से रायगढ़ में इंटर करता हो। तो ये एक रूट पे होने के कारण, दूसरा उड़ीसा से प्रॉक्सिमिटी होने के कारण, तीसरा अगर ऊपर नॉर्थ में जाना है तो ये रूट बड़ा उनको लगता है कि सहज रूट है, ट्रेन के अलावा, जहाँ से जब भी कन्वीनियंस हो हम गाड़ियों में भरे और लेके चले गए। तो इसकी वजह से ये छत्तीसगढ़ एक रूट बना हुआ है। दूसरा, लेकिन मैं आपको बताऊं चिंताजनक क्या है, आप खुद भी कह रहे थे, हमारा कंजम्पशन भी कम नहीं है, बहुत है। हम लोग टॉप 5 कंजम्पशन में है। कैनबीज अगर ब्रॉडर टर्म में बोले, पत्ती वाला, सूखा पत्ती, जिसमें गांजा भांग दोनों बिल्कुल, जिसमें भांग अभी लीगल है, अभी भी लीगल है, तो हम उन दोनों में मिला के हम लोग टॉप 5 में आते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक चिंता की बात है, और कई बार उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है नहीं ये तो अगेन वही रिचुअल्स में रहा है, ये तो सभी लोग लेते रहे हैं। लेकिन चिंता की बात उससे भी ज़्यादा है, चूँकि छत्तीसगढ़ वेल कनेक्टेड रूट पे है, एयर रूट पे है, ट्रेन रूट्स, हावड़ा लाइन पे हम लोग हैं, तो उससे भी सप्लाई होती है। और उससे सप्लाई सिर्फ गांजा की सिर्फ नहीं होती, दूसरी ड्रग्स, दूसरी सूखा जो नशा है, और जो डिमांड साइड है महानगरों में, बड़े शहरों में, वो बड़े आसानी से किया जा सकता है, जैसा हर जगह होता है। तो ये पूरा डायनेमिक्स काम करता है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग क्यों इस समस्या से जूझ रहे हैं, और ये समस्या बढ़ती जा रही है। एक जो सूखा नशा आपने कहा, मैं उसको थोड़ा सा समझना चाहता हूँ जी। एक तो यह है कि जो कानूनी दवाइयाँ हैं जो किसी बीमारी के लिए, इलाज के लिए जो दी जानी चाहिए, ऐसी कुछ दवाइयों में भी उसका साइड इफेक्ट नशा होता है, वो भी यहाँ बहुत पकड़ में आ रहा है छत्तीसगढ़ में। कफ सिरप है, दूसरी दवाइयाँ हैं, या जो मेडिकल कंपनी की बनाई हुई दवाइयाँ हैं वो भी पकड़ में आ रही हैं। एक तीसरा नशा है जो किसी मेडिकल कंपनी का बनाया हुआ नहीं, जो विशुद्ध नशा है, चाहे अभी कुछ पंजाब का चिट्टा या कुछ ऐसा हेरोइन है, कुछ है चरस है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है यहाँ? एक तो कंजम्पशन में, दूसरा एक व्यक्ति के नशे का जो खर्च है, बजट है, वो शराब में, गांजे में, या दवाइयों में, या जो दूसरा हम नशा कह रहे हैं हेरोइन, चरस, इस तरह का, ये इसमें इकोनॉमी क्या बैठती है नशा करने वाले की? कुछ अंदाज है क्या आपको? एग्जैक्ट हम लोग, चूँकि इसका कोई हिसाब तो मॉनेटरी टर्म्स में कभी निकाला नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नशे का एक ऐसा है कि आदमी जिस लेवल का है, जितना उसकी हैसियत है, इकोनॉमिक हैसियत है, उस हिसाब से उस तरह के नशे को पाता है। जैसे स्ट्रीट में हम लोग गलियों में देखते हैं बच्चे जो रैक पिकर्स हैं, जो बच्चे कचरा बीनते हैं, जो रहता है अब उनको नशा करना है, दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो हीरोइन पिएंगे क्योंकि वो महंगा है। शराब भी शायद उनको कोई तुरंत ना दे तो शराब नहीं, लेकिन उनको नशा की आदत किसी वजह से अगर पड़ गई तो वो सोल्यूशन में ही, या पेन किलर जो बड़े आसान से है, कफ सिरप जो आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वाली बात कर रहे हैं, उसको लेना शुरू करते हैं।
फिर उसके बाद शुरू होता है उसका सप्लाई सिस्टम। जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो कुछ लोग इसके जिनके स्टेक बढ़ जाते हैं, जो हर अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहते हैं, तो वो शायद वो भी हीरोइन नहीं बेच सकते हैं, उनको भी ना मिले, लेकिन उनको लगता है कि ये बेच सकते हैं, इसमें बड़ा फायदा है, ये 20 रुपए की सीसी जो है 100 रुपए में बेच सकते हैं, तो वो इनकैश करने लगते हैं और वो फिर वो शुरू हो जाता है। एक किसी किराना दुकान या कहीं सॉल्यूशन जो है जिससे बच्चे नशा करते हैं, बड़ा स्टॉक पकड़ाया है था। बिल्कुल, हम लोगों ने भी पकड़ा था। हम लोगों ने एक जिले में डेयरी वाला जो है सोल्यूशन और टायर ट्यूब के पंचर जो होते हैं, जिसको भी नशे में यूज किया जाता है घोल के, उसको यूज कर रहा था। आयोडेक्स की शीशियां बड़ी संख्या में, उसको शायद ब्रेड में लगा के खा लेते हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि इस तरह के नशे हैं जो ओपियाइड्स, जिसको केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, वो मैं कहा कि ट्रेन रूट्स, हवाई रूट्स, उसके सप्लाई सिस्टम, जैसे हमने यहाँ पंजाब का चिट्टा पकड़ा, MAMD हम लोगों ने पकड़ा, अभी रिसेंट में हम लोगों ने अफीम पकड़ा जो बड़ी बल्क में पंजाब से आया था। तो चूंकि उसका इस्टेब्लिश सिस्टम है, वो पूरे देश भर में काम करता है। अगर वो दिल्ली में काम करता है, आप देखते होंगे नाइजीरियन बड़ी संख्या में वो विदेश से भी लिंक कर देते हैं कि विदेश से भी लेके आके करते हैं। आप जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के बीच हमारा देश पड़ता है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो इन जगहों से ओपीएम हो, सिंथेटिक ड्रग्स हो, ये बड़े आसानी से देश में इंटर करता है। और जहाँ जहाँ उसकी डिमांड होती है या जहाँ भी सप्लाई की जा सकती है, वहाँ ये सप्लाई होती है। तो हाई एंड का इस तरह से होता है और लो एंड का लोकल एक स्टेक डेवलप हो जाता है। तो समस्या सारे तरह के नशे की है, हर आदमी अपने हिसाब से नशा करता है। मैं तो बल्कि बोलता भी हूँ, जो व्यक्ति नशा करता है ये नहीं कह सकते कि ये लो स्टेटस में है, ये हाई स्टेटस में है, ये पढ़े लिखे में है, गरीब में है, अमीर में नहीं है। आदमी नशे का कारण ढूंढ लेता है। किसको जो नशा करना रहता है वो नशा करता है और कारण ढूंढ लेता है, बहाना ढूंढ लेता है। अगर आप खुश हैं, बस खुश है तो आपको लगता है कि अरे हमारी लाइफ में कुछ किक नहीं है, तो किक के लिए चलो, दुख है तो क्या करना है, जिंदगी में क्या रखा है तो बचा ही नहीं, सब देखो हमारे में क्या बचा है, तो हम उसमें हमें पार्टी करनी है तो उसके बिना पूरा नहीं होता हमें। अभी तो मैं देखता हूँ गमी में लोग नहीं, लेकिन मैं आपको मतलब सोशल डायनेमिक्स, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी मुझे समझ में नहीं आता। मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, तो कुछ रिश्तेदारों के फ्यूनरल में मैं गया हूँ, नागपुर और दूसरी जगहों पे। वहाँ मैंने देखा कुछ जातियों के लोग हैं जी, वो जब लेके आते हैं अर्थी, तो खूब गाजे बाजे के साथ डांस करते हुए आते हैं और सारे लोग पिए हुए रहते हैं। दूसरी तरफ मैं अमेरिका का देखता हूँ कि वहाँ के एक समुदाय के जितने फ्यूनरल होते हैं, तो वहाँ जाके ग्रेवयार्ड में दफनाने के बाद जब आते हैं घर पे लोग, तो उनके लिए दावत का इंतजाम रहता है जिसमें शराब रहती ही रहती है। कई जगहों पे परंपरा है ऐसी पिलाने की। आपने जो कहा उसमें एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हमको मालूम है उड़ीसा में गांजे की इतनी खेती हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज भी काम करती है, नारकोटिक्स ब्यूरो भी काम करता है, उड़ीसा सरकार की भी एजेंसी काम करती है। कोई टैक्स तो सरकार को गांजे से मिलता नहीं है क्योंकि इलीगल है। जहाँ पे खेती हो रही है वहाँ पे इसको काबू क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर आप देखेंगे सरकार का फोकस पिछले बल्कि कहूँ तो 3-4 सालों में केंद्रीय गृह मंत्री जी का फोकस बेइंतहा इस पे बढ़ा है। सोर्स पे ही उसको सोर्स पे भी और इन जनरल भी नशे पे कारोबार पे, ड्रग्स के कारोबार पे रोक लगाने के लिए। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम बने हैं। अभी स्टेट छत्तीसगढ़ के हमारे डीजीपी साहब और उड़ीसा और अगल बगल के सारे, विशेषकर उड़ीसा के डीजीपी से कई बार बड़े लेवल पे मीटिंग होती है। हमारे बॉर्डर्स पे हम लोग जो है हम लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि हमारे यहाँ उड़ीसा की इन जगहों से आ रही है, उस पर कार्रवाइयाँ करें, वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। बॉर्डर पे भी ज्वाइंट टीम बनी है, नारकोटिक्स सेल बनाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर्स बहुत सारे तैयार हुए हैं और उससे फ़र्क भी पड़ा है। आपने कहा कि पकड़े जाते हैं, अगर आप होता ही नहीं या पुलिस का प्रयास नहीं होता तो पकड़ा ही नहीं जाता। हम सिर्फ कहते कि देखिए सब जगह बिक रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि इतना पकड़ा गया और ये लगातार बढ़ रहा है। हम कोई चीज़ इसी आंकड़े से कहते हैं कि और बढ़ रहा है क्योंकि हम कहते हैं कि इतना पकड़ा गया। गया तो वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ और नई सरकार
जो अभी आई है हमें राज्य में भी माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी का तो विशेषकर मैं आपको बताऊं, मैं रायपुर में जिस समय से लिया तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपको ये लड़ाई और तेज करनी है। मैंने उनको बताया सर कि मैं एक अभियान चलाता हूँ, बड़े खुश हुए उन्होंने कहा अरे वाह ये तो अच्छा है, आप बताओ इससे कुछ कोरिलेशन कैसे कर पाते हो कुछ अपराध में। मैं बताया सर कि हाँ अपराध में कोरिलेशन मैं उनको दिखाया तो उनको लगा अरे तब तो ये बड़ा अच्छा है, और उन्होंने इस अभियान को भी कहा कि ये तो और भी जरूरी है, और बताया उन्होंने कि सरकार की प्रायोरिटी है इस पे कि नशे पे, अवैध शराब पे भी जिस पे जो शामिल है उस पे कार्रवाइयाँ बढ़ानी है, और ये उन लोगों के निर्देश पे हम लोग लगातार और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। एक बात बताइए मुझको, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, हो भी रही है, क्या इस कार्रवाई से सरकार को एक इनडायरेक्ट फायदा होता है कि जैसे आज मान लीजिए गांजा बिक रहा है, दूसरा नशा बिक रहा है चारों तरफ का, तो सरकारी दारू कम बिकेगी, लोग दूसरा नशा भी करेंगे, तो दूसरा नशा जितना पकड़ा जाता है, जब सरकारी दारू ही अकेली बच जाएगी बिकने के लिए बाजार में, तो सरकार को उससे टैक्स ज़्यादा मिलेगा, रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, मुझको दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सर्टिफाइड है, उसका कुछ तो क्वालिटी कंट्रोल है, सरकार जवाबदेह है। सरकारी दुकान की शराब पी के 4 लोग मर जाएं, सरकार जवाबदेह रहती है, इसलिए वो हमेशा गैर जिम्मेदार नशे से बेहतर है। आपके अभियान को क्या सरकार इसलिए भी बढ़ावा देती है कि उससे बाजार में केवल दारू की मोनोपोली रहेगी? नहीं, मैं इसको ऐसे इस तरीके से देखता हूँ, सरकारी शराब की दुकान के बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगा। नहीं, वो घोषित नीति है सरकार की। हाँ, क्योंकि शराब और नशे पे कितना रोक लगेगा, हम लोग कानून की भी अभी बात करते हैं। समाज जब बोला, सरकार को समझ में आया तो 1985 में एनडीपीएस एक्ट आया, उसके पहले आप खुलेआम गांजा बेच सकते थे, सूखा नशा बेच सकते थे, पी सकते थे, लेकिन एक समय आया, समाज की मांग हुई, सरकार को समझ में आया या लोगों ने प्रेशर बनाया, सबको लगा सरकार और समाज को, तो कानून बन गया और फिर कार्रवाई एकदम बैन हो गया। शराब पे भी सरकार और समाज के हिसाब से, सरकार समाज के हिसाब से डिसाइड करती है, और आप देखे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में जब शराबबंदी भी हुई तो उसका क्या असर हुआ। लेकिन मैं आपको कहूँ, हमेशा सरकार की चिंता रहती है कि अवैध, अगर सरकारी शराब की दुकान है तो अवैध शराब कैसे बिकता है, और पुलिस का तो काम है अवैध शराब पे कार्रवाई करना। और अगर पुलिस महकमा ये कर जानते हुए भी न रोक पाए तो हम तो किसी चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकते। तो मेरी तो बड़ी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनडीपीएस ड्रग्स नारकोटिक्स पे तो कार्रवाई करें, अवैध शराब कैसे चल रही है। और मेरे पास तमाम शिकायतें आती हैं, जब मैं अभियान चलाता हूँ, इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म में लोगों से मिलते हैं, वो हमारे पास आते हैं, सर यहाँ भी शराब बिक रही है, सर यहाँ भी अवैध शराब बिक रही है, तो हम उसको ही रोक ले तो मैं आपको बताऊँ मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। फिर मैं आगे बात कर सकता हूँ। जैसे मैं वही कहता हूँ, हम गांजा पे कार्रवाई करते हैं, हम सूखे नशा पे कार्रवाई करते हैं, तो लोग मुझसे पूछते हैं सर सिगरेट भी तो नशा है, खैनी पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो मैं कहता हूँ कानूनी है वो अभी नहीं, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन चीज सबसे ज्यादा नुकसान, तो उस पे हम पहले कार्रवाई करें, फिर वो भी हम कर लें, ये भी कर लें, फिर हम इस पे भी बात करते हैं। दूसरा, जिस चीज का ट्रेड कानूनी है उस पे कैसे कार्रवाई करेंगे? अगर मान लीजिए गुटखा बेचने की इजाजत है तो पुलिस किस कैपेसिटी से उसको, मैं एक चीज समझना चाह रहा था। नहीं, हम उस पे भी कार्रवाई करें, मैं आपको टोकूंगा। अच्छा, हर एक चीज के रेगुलेशंस हैं। गुटखा आप बेच सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कौन वाला गुटखा, जर्दा वाला गुटखा कितना बैन है कि नहीं बैन है। अच्छा, स्कूल कॉलेज के पास आप बैन है कि नहीं है, कितने मीटर बेच। तो हम लोग, आपको बताऊं, मैं इस अभियान में हम लोग 4 चीजों पे कार्रवाई करते हैं, 4 अलग अलग एक्ट में, जो सारे नशे के खिलाफ एक्ट है। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट, एक्साइज एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, ड्रंक एंड ड्राइविंग आप करेंगे तो, और कोटपा एक्ट, हुक्का बार, इस तरह के जो खैनी गुटखा के जो नॉर्म्स का उल्लंघन करेंगे, तो इस पे भी कार्रवाइयां हम कम नहीं करते, इस पे भी कार्रवाइयां हम लोग बेतासा बढ़ा के कर रहे हैं। जी, ये नशे के पीछे इतना पड़े क्यों हैं? आप खुद नहीं करते हैं क्या कोई नशा? देखिए, मुझे ये लगता है, बिल्कुल आपने एक क्वेश्चन पूछा कि मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति खुद भी नशा कर रहा होगा, जो व्यक्ति शराब पी रहा होगा, चाहे वो सोशल ड्रिंकिंग चाहे हैवी ड्रिंकिंग, चलिए मैं हैवी ड्रिंकिंग की बात करता हूँ, जो आदमी कन्विंस्ड होगा कि नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो रोज़ पीता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कभी एक व्यक्ति को भी ऐसा सुना है कि जो रोज़ नशा करता हो, हैवी ड्रिंकर हो,
और अपने बेटे को बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि बेटा मैं तो रोज़ पीता हूँ, बड़ा अच्छा चीज़ है, तुम क्यों नहीं पीते? नहीं, तुम क्यों नहीं पीते? अपनी बेटी को बुलाता हूँ, अरे मैं तो सिगरेट रोज़ पीता हूँ, तुम ट्राई क्यों नहीं करती? इसका मतलब अपने नियर डियर बिल्कुल उनको बचाना को चाहते नहीं हैं। करना चाहता है। तो मैं इसी लॉजिक पे काम करता हूँ हाँ। कि ये एक ऐसा अभियान है नशा, हाँ, शायद ही कोई कहे कि ये अभियान मैं नहीं विरासत- होना चाहिए। हाँ, सरकार की या मैं शराब की नशा दुकान विरासत में दे के जाना जाना चाहता हूँ एक और मकान, ये तो एक नहीं है। दुकान और दारू। अब तो जो रोज नशा करता है, हाँ। जो कन्विंस्ड हो, अरे मैं अपना ही तो नुकसान कर रहा हूँ, बाकी किसी का क्या है, इससे क्या किसी को, वो भी नहीं कहेगा कि हाँ, मेरा वो भी बेटा नहीं, या वो भी मेरा नहीं नियर डियर। हाँ, दोस्तों को जरूर सिखाएगा कि ताकि दो कंपनी उसको मिल जाए, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। बल्कि ऐसे ही ज्यादा बढ़ता है। हाँ। लेकिन तो मैं वही कहता हूँ, ये है इस अभियान की सार्थकता। ये एक ऐसा अभियान है जिसको सब कहते हैं कि ये जरूरत का अभियान है, नेसेसिटी है इसकी, और इसको हमें जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। और मैं भी साथ हूँ, मैं तो बोलता हूँ और सब लोग कहते हैं हाँ सर मैं तो नशा करता हूँ, लेकिन मैं इस अभियान के साथ हूँ। तो आपके प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है इसमें है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपने बीच बीच में आंकड़े कभी कभी जारी किए हैं कि इतने समय तक ये निजात अभियान चला और उसके बाद किस किस किस्म के क्राइम में कितनी गिरावट आई। ये मुझको जो याद पड़ रहा है, कम से कम 2 या 3 जिलों के तो ऐसे आपके आंकड़े मैंने देखे हुए हैं। तो ये कैसे कंपेयर कर पाते हैं कि ये इस अभियान के पहले और इस अभियान को 12 महीना, 6 महीना, 8 महीना हो गया, तो कौन कौन से क्राइम में गिरावट आई, मोटे तौर पे अगर आप बतला सकें। जी, मैं एकदम ऑथेंटिक डाटा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डाटा है जो बताता है कि 10 में से 3 से 4 अपराध कहीं ना कहीं एक कारण नशा होता है, या सोल कारण, सिर्फ कारण नशा होता है। सिर्फ नशे की वजह से या नशे की भी वजह से? यस, 10 में से 3-4 मतलब 30 से 40%। एग्जैक्ट तो कोई नहीं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जी, तो आप देखें कि अगर उस पर फिर कंट्रोल किया जाए, तब अपराधों में कमी तो होनी तय है। और हमारा अभियान ही उस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करना है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, 13 साल के पुलिसिंग में अलग अलग ज़िलों में काम करने पे, कि हम लोग जब डे टू डे पुलिसिंग में देखते हैं अपराधों में कितना बड़ा कारण नशा होता है। दूसरा तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण नशा होता है। मैं जब संतोष सिंह जी छत्तीसगढ़ में ये देखकर हैरान हूँ कि नशे में आके बेटा माँ बाप को मार डाल रहा है, पति जो है पत्नी और बच्चों को मार डाल रहा है। और तो और बस्तर में अभी एक घटना हुई जिसमें बूढ़े माँ बाप ने जवान बेटे को मार डाला क्योंकि नशे में आके रोज बाप को पीटता ये था। रोज की घटना है, ये रोज की घटना है, रोज की घटना है। ये मैं तो कहता हूँ कि भयानक नौबत है ये। पारिवारिक हिंसा का सबसे बड़ा अकेला कारण मुझको नशा लगता है। पारिवारिक हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस कहें, हीनियस क्राइम्स कहें, सोशल अपराध कहें, बहुत बड़ा कारण नशा है। और ये अलग अलग जिलों में देखने के बाद हम लोग को समझ में आया। तो हम लोगों ने अब मैं इसको ऐसे कहता हूँ, पुलिसिंग में हम लोग सारे प्रयोग करते हैं जिससे अपराधों में रोक लगे और अपराधों में कमी आए। इवन प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी हम करते हैं कि हम ऐसा करें तो अपराध हो ही ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि पेट्रोलिंग बढ़ा दो, गुंडा बदमाशों की चेकिंग करते रहो, उनको बुला के पेशी लेते रहो। समय समय पे हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन 151, 716 ये कार्रवाई करो, और भी तमाम चीज़ें हम लोग करते हैं। विजिबिलिटी बढ़ा दो पुलिस की। मुझे लगा अगर हम लोग ये सारे उपाय करते हैं तो एक जो बड़ा कारण है जिसके कारण अपराध होता है, अगर हम इस पे रोक लगे तो ये खुद में एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है, या एक तत्व हो सकता है। और ये इस अभियान को इसीलिए पुलिसिंग से जोड़ता है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का तो अभियान है ही, लेकिन ये एक पुलिसिंग का अभियान है जिसपे हम लोग अगर ऐसा अपराधों, नशे पे रोक लगाते हैं तो अपराध में कमी आती है। और ऐसा जैसा आपने कहा, मैंने इसको जब कंपेयर करना शुरू किया, उसी पे जानना चाह रहा हूँ जी, हम लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया। जैसे मैं बिलासपुर का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 1 साल जब हमने इस अभियान को चलाया, जिसमें जागरूकता भी था, काउंसलिंग भी था, और कार्रवाई कई गुना थी जो पहले होती थी। और जब हम लोगों ने आंकड़े फिर देखा कि अपराध के आंकड़े, और बड़े मज़ेदार तरीके से वी कुड फाइंड अ कोरिलेशन कि जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती है
वैसे वैसे अपराध में, सभी अपराधों में लगभग जो इससे जुड़े हो सकते हैं उसमें कमी आती गई। अच्छा। और ये महीने दर महीने पूरे साल का जब हमने कंपेयर किया कि अच्छा भाई इस पिछले साल का अपराध ये था, इवन नॉट जस्ट पिछले साल, पिछले साल, उसके पिछले साल, और ये निजात अभियान के दौरान जब हमने इतनी कार्रवाई की। हाँ, लेकिन सिर्फ निजात अभियान नहीं, बाकी पुलिसिंग के और एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाँ। तो वो सब करने के बाद ये देखिए ये अपराधों में कमी आई 10%, 12%, 14%, एक बार 15% अपराधों में कमी आई। एक कोरिलेशन रायपुर में भी किया हम लोगों ने, जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि वो सारे जगह जहाँ चाकूबाजी होती है और वो सारे जगह जहाँ नशे पे हमने कार्रवाई की है या पकड़ा है या वहाँ नशा बिकता है, उसको जब हमने प्लॉट किया तो हमने पाया कि दोनों जो है ओवरलैप कर रहे हैं नक्शे पे। तो मतलब अगर हम कार्रवाई करेंगे तो चाकूबाजी कम होगी, कंट्रोल होगी। रुकने वाली जैसी चीज तो किसी चीज को रोका नहीं जा सकता एकदम। तो ये कोरिलेशन ऐसा अपराधों का हम लोगों ने कई सारे जिलों में किया, बिलासपुर में किया, अभी रायपुर में भी मैं 6 महीने 7 महीने का भी आंकड़ा मैं देख रहा था। फिर वही कोरिलेशन की चाकूबाजी कैसे 40% की कमी आई, ऐसा मतलब 10 में से 4 हमने चाकूबाजी रोक लिया, 6 तब भी हुई। और वो 6 हम लोग ये मान सकते हैं कि वो वैसे ही है कि जैसे वो सामान्य अपराध होते, गुंडागर्दी होती है, आपने मारा और उसमें कुछ और करना था, चाकू मार दिया। उसमें हो जाने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, हर चाकू के पीछे एक सिपाही तो तैनात तो हो नहीं सकता। महिला संबंधित अपराध सबसे मजेदार बात, 30% छेड़छाड़, यौन हिंसा, 30% की कमी आई। उसको मैं ऐसे देखता हूँ, ये एक्चुअल में कमी आई है जी। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो आप ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि अच्छा पिछले साल कुल कितने 354 में अपराध कायम हुए, 376 में कितने अपराध कायम हुए, और इस साल कितने अपराध कायम हुए, जबकि आबादी बढ़ी है। आबादी बढ़ी है। तो उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए। अगर जीरो एरर अगर आप चेंज करेंगे तो शायद ये फर्क और ज्यादा दिखेगा। जी। तो ये महिला संबंधित अपराध में सामान्य मारपीट के मामले में, इसको मैं ऐसे कई बार लोगों को या अपने स्टाफ को जो हमारे लिए काम करते मैं समझाता हूँ, देखो यार, यहाँ जब सामान्य आदमी लड़ता है तो मारपीट करता है या बहस होती है, लेकिन वही आदमी इफ़ ही इज़ ड्रंकर्ड तो वो तुरंत मारपीट वो इंटेंस हो जाता है। फिर अगर उसमें से किसी का हिस्ट्री है या वन टाइमर भी, अगर उसको मौका मिल जाए गुस्से में एकदम नशे में चाकू है तो चाकू भी मार देगा। यही अगर वही आदमी कहीं पब्लिक प्लेस पे दारू पी रहा है, जिस पे हम लोग 36 की कार्रवाइयाँ करते हैं, और वहाँ से लड़की गुजर रही है, वो होश में नहीं है, उसका नेचर वैसा है, तो वो किसी पे फप्तियाँ कसेगा, किसी को पीछा करेगा, किसी का हाथ पकड़ेगा। तो ये नशे के कारण अगर हम इस पे रोक लगेगा तो ये जो होने वाले अपराधों पे हम लोग रोक लगा पाएंगे। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, आपने भी पूछा क्या ये एक्चुअल आंकड़ा है। मेरे कई सारे दोस्त जिसमें पत्रकार साथी भी हैं, वो कहते हैं सर सही में चाकूबाजी, मुझे तो लग रहा है ये आंकड़े कम है, कुछ चाकूबाजी के मामले आपने कायम नहीं किया। तो मैं उसको ऐसे कहता हूँ, आई डोंट डिनाई, हो सकता है कुछ मामले लेट कायम हो, जो हमने उसमें नहीं दिया हो, पहली बार अपराध में ना दिखा हो। जैसे हम मारपीट के जो आंकड़े हैं बाद में चालान में जो होता है कई बार वो मिस हो जाता है। लेकिन ये जब अभी कायम नहीं हो तो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस समय भी कुछ कायम नहीं हुआ होंगे, उसके पिछले साल से कंपेयर कर उसमें भी कायम नहीं हुआ। तो आप इस आंकड़ों को डाउटफुल नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। और कमी 40% का मतलब 40% नहीं होता। मैं तो कर रहा हूँ चलो उसको 30% मान लो, 1/3 कर लो, चलो 10 कम कर दो। उत्साह में लोगों ने थोड़े बढ़ा दिए होंगे इधर के आंकड़े या दबा दिए होंगे। नहीं वो तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड रहता है, वो FIR चेक करना पड़ता है, वो कोई नहीं कर सकता। दैट कैन नॉट बी फर्स्ट, है ना। जो रिकॉर्ड लिख दिया वो तो करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो आप जनरल आप परसेप्शन के, लेकिन ये आंकड़े कोरिलेशन तो दिखाते हैं, जो वैलिड कोरिलेशन है। और इसको इंटरेस्टिंगली इसको रिकॉग्नाइज किया गया, हमारी जो IACP इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया कि दिस कैंपेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में उन्होंने इसको अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया। आप गए थे US इसको लेने के लिए। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं अपराधों में हम लोग रोक लगाने की स्ट्रेटजी के रूप में इस अभियान को और भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं।
मेरे दिमाग में दो उत्सुकताएं हैं। एक तो ये है कि ये अभियान इफ़ेक्टिव है, दिख रहा है, और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की नीयत है कि नशे पे रोक लगे। शराब का कारोबार कर रही है सरकार, घोषित है वो, लेकिन बाकी नशे पे रोक लगे, ऐसी उनकी नीयत है। दूसरा ये है कि जो काम आप कर रहे हैं इसका कुछ हिस्सा जो है सरकार के दूसरे विभागों का भी होता है। पंचायत समाज कल्याण है या नशा मुक्ति के लिए जो दूसरे विभागों जो काम करना है। कभी आपको लगता है ऐसा कि सरकार के दूसरे विभाग हैं वो भी उनको एक्टिव होना चाहिए इस काम में? ये विशुद्ध पुलिसिंग का काम नहीं है, पुलिसिंग का तो है, दूसरे विभागों को भी हाथ बटाना चाहिए। आप तो सामाजिक संगठनों को भी जोड़ रहे हैं जी, तो सरकार के दूसरे विभाग इससे क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? देखिए, ये अभियान में इसी का हम लोग प्रयास करते हैं। आप जो कह रहे हैं ये कमियां हम लोग को कहीं ना कहीं दिखती है कि शायद हमें और भी एक्साइज का अमला बढ़ा के हम अवैध शराब पे कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। थोड़ा अमला हम लोग और बढ़ा लें। समाज कल्याण विभाग, उसकी कई सारी योजनाएं हैं नशा मुक्ति जी, वो करते भी रहते हैं। हम लोग और इंटेंस कर सकते हैं, हम लोग और कोऑर्डिनेशन, उनको जो सपोर्ट चाहिए हम भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमें जो सपोर्ट चाहिए हम उनके साथ कर सकते हैं। और ये जब हम लोग अभियान चलाते हैं तो आपको मैं बताऊं, ये अभियान इसीलिए सफल अभियान के रूप में बढ़ रहा है या हर जगह रहा है क्योंकि हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। मुझे लगता है कमियां देखने के बजाय हम क्या कंट्रीब्यूट और कैसे कर रहे हैं, कैसे उसको प्लग इन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरे विभागों के कंट्रीब्यूशन की संभावना देख जैसे मैं हमारे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं तो कंपलसरली हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते हैं तो जो मेंटल हेल्थ से जुड़े रहते हैं। रेवेन्यू ऑफिशियल्स को जो इन्फ्लुएंस जिनका पड़ता है उनको हम बुलाते हैं। एसडीएम, तहसीलदार, वो आते हैं, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं। लोकल जनप्रतिनिधि को हम लोग बुलाते हैं, समाज कल्याण विभाग को बुलाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम लोग समाज के सभी लोगों को लेके ही ये प्रोग्राम करते हैं। अगर हम ऐसा करते तो शायद ये कर भी नहीं पाते। आप सोचिए कि अवेयरनेस हमारा जिम्मा नहीं रहता ना, हम कर भी नहीं पाएंगे। तो इसमें सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन, और सबसे बड़ी बात, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग बड़ी शिद्दत के साथ इस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गायत्री परिवार हो जिनका पहला ही या दूसरा ही एम आध्यात्मिक जो उनके एम रहते हैं उसके साथ नशा मुक्ति रहता है। आप तमाम ऐसे संगठन है, ब्रह्म कुमारी इसको आप देख लें, आप कबीर पंथी लोगों को देख लें, सतनामी समाज के भी लोगों को देख लें। तो जब मैं अभियान चलाता तो मैं इनको बुलाता हूँ और मैं बोलता हूँ आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, क्यों ना हम लोग सभी लोग एक साथ काम करें। आप करते तो हमें भी बुलाओ। इट्स नॉट कि हमारे में शामिल हो जाओ, हम करेंगे तो आपको बुलाएंगे, आप जरूर आना। आप धार्मिक संस्थाओं का योगदान बतला रहे हैं नशे को रोकने में। मुझको मार्क्स का लिखा हुआ याद पड़ रहा है कि धर्म जो है वो अपने आप में अफीम का नशा है। खैर, वो एक अलग राजनीतिक दर्शन की बात हुई। मैं एक दूसरी चीज को लेकर उत्सुक हूँ। अमेरिका, जर्मनी, कई देशों में अभी उन्होंने गांजे को लीगलाइज करने की कोशिश की है। आपने भी पढ़ा होगा उसको। उन्होंने उसके गवर्नमेंट की इजाज़त से लाइसेंसी बार खोले हैं उसके, जहां बैठ के लोग गांजा पी सकते हैं। वहां मेडिकल एडवाइस पे या बिना मेडिकल एडवाइस के एक सीमित मात्रा में गांजा लेकर अगर आप चल रहे हैं तो उसको क्राइम से बाहर कर दिया है उन्होंने। मैं हैरान होता हूं कि गांजा जो हमारे यहाँ अधिक परंपरागत नशा है, धर्म में भी आपने देखा होगा जितना धार्मिक मेले होते हैं, कुछ होता है, उनमें गांजे का एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, सामाजिक मान्यता उसकी ज़्यादा है गांजा और भांग की। आपको क्या लगता है कि गांजा मान लीजिए यहाँ लीगलाइज कर दिया जाए तो क्या वो जो दूसरे नशे जो आ रहे हैं अभी, जो केमिकल नशे जो आ रहे हैं बाहर के, सिंथेटिक ड्रग्स जो आ रही हैं, जिसमें अमेरिका जैसा देश हिला हुआ है अभी, सिंथेटिक ड्रग के ओवरडोज से उनके नौजवान जो हैं बहुत मर रहे हैं वहाँ पर। सिंथेटिक ड्रग को रोकने के लिए क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि गांजा जो कि पहले लीगलाइज था ये इतना हार्मफुल नहीं है कि इसको टोटल इलीगल कर दिया जाए? क्या इसकी कंट्रोल्ड सेल से सिंथेटिक ड्रग जो ज़्यादा जानलेवा नशा है वो कम हो सकता हो, रुक सकता हो? देखिए, मैं पता नहीं, ये व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है।
नशे के ऐसे कोई भी सामग्री, चाहे हम गांजा की बात करें, सिगरेट की बात करें, शराब की बात करें और फिर सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें। सिंथेटिक ड्रग्स तो खैर उसको कोई भी नहीं कहेगा कि उसको लीगलाइज किया जाए और कभी वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन बाकी भी जो नशे के सामान है, नशे की चीज़ें जो हम लोग करते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी पे अगर कहा जाए तो देयर इज़ नो कंट्रोल। हम कह नहीं सकते कब चीज़ें कंट्रोल करते करते कब सामाजिक से वो अपराध में बदल जाता है, कब हम कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल रहेगा। जैसे व्यक्तिगत जीवन में कोई व्यक्ति शराब पीता है तो हम कहते हैं मैं तो बड़ा कम शराब पीता हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कभी देखा है क्या मुझे ऐसे करते हुए? ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी आप ऑफन पाएंगे कि कुछ लोग ऐसे ही करते करते कब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कब फैमिली से शुरू होता है, फिर समाज में सबको पता चलता है, फिर रोज मोहल्ले में झगड़ा होता है, फिर और वो एडिक्ट हो जाता है। तो ऐसे चीजें बड़ी ट्रिकी होते हैं। न केवल नशा, बहुत सारे डिस्कशंस हैं। क्या प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर देना चाहिए? बिल्कुल। क्या गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए? गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देना चाहिए? मैं प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने के लिए तो लंबे समय से एडवोकेसी कर रहा हूं। आप ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्राइम के बाहर भी कर दिया है। आप देखें, मानव स्वभाव में कुछ चीजें हैं जो कभी आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीजें हमेशा रही है, जिसमें एक प्रोस्टिट्यूशन शामिल है, नशा शामिल है, गैम्बलिंग शामिल है। मैं तो ये कहूँगा कि ये दुनिया के सारी जगहों पे है, सारे धर्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, सारे देशों में है, सारे देशों में है। तो इस पे बड़े डिबेट्स हो सकते हैं कि लीगलाइज, एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम एग्जाम्पल देखना शुरू करते हैं कि अच्छा इस देश में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने से क्या हुआ और इस देश में लीगलाइज करने से क्या नुकसान हुआ, और फिर फिट इन करना पड़ेगा। क्या हमारी जगह हम इसमें आते हैं, इसमें आते हैं, और हमारी परिस्थिति क्या है, हमारे लिए कौन सा मॉडल ज्यादा सूटेबल है। सेम चीज नशा का भी है। तो इस पे डिसीजन इतना आसान नहीं, हम कह नहीं सकते कि इसको लीगलाइज करेंगे तो बड़ा हम सिंथेटिक पे फोकस कर पाएंगे। नो, मुझे लगता है बड़ी मेहनत के बाद चीज़ों को हम कंट्रोल, इस ग्रेविटी को समझे और कंट्रोल किए। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिसको अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में उपलब्ध है। मैं एक चीज़ को लेके उत्सुक हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं गांजा पीता नहीं हूँ कि मैं क्राइम से बाहर आ जाऊँगा, तो मैं सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, तो बचा हुआ हूँ गांजे से अभी तक। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके सामने क्राइम के मामले बहुत सारे आते हैं, नशे के मामले बहुत सारे आते हैं, शराब पीकर हिंसा की, ये मामले तो मुझको बहुत सारे सुनाई देते हैं जी। क्या आपको ऐसे मामले भी सुनाई देते हैं कि गांजे के नशे में हिंसा की? मुझको लगता है कम ये इस चीज़ से मैं आप एग्री करूँगा कि जस्ट बेस्ड ऑन सियर नंबर्स, बिल्कुल बिल्कुल, गांजे पी के नशा करना मतलब बहुत बड़ा क्राइम करना ऐसा कम आता है, लेकिन व्यक्तिगत टाइप का अपराध वो आता है। हीनियस क्राइम में कम आता है। हीनियस क्राइम का मतलब मैं कह रहा हूँ कि गांजे पी के वो तुरंत किसी का रेप कर दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरे तरह के अपराध जरूर आते हैं कि वो व्यक्ति जो है किसी को गांजा पी के गाली गलौज कर रहा है क्योंकि वो सेंसेस में नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस, गांजा पी के वो अपने आके घर वालों को मारपीट कर रहा है, या ही इज लेथार्जिक, ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस। तो अपराध का वेरिएंट जरूर है, ऐसा मुझको लगता वो है। हीनियस में थोड़ा कम, दूसरे तरह के अपराध में ज्यादा दिखता है। मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ शराब के नशे में जितने वायलेंट क्राइम मुझको रोज सुनाई पड़ते हैं जी। मुझको एक समाचार ऐसा नहीं मिलता वो गांजा पीने का आदी था, गांजे के नशे में उसने मारपीट कर दी, गांजे नहीं, के लेकिन नशे मैं में इसको हत्या आपको कर करेक्ट करूंगा। अधिकांश शराब पीने वाले गांजा कोई जरूरी नहीं क्यों पीते हो, लेकिन गांजा पीने वाले शराब भी पी लेते हैं। अधिकांश पीते हैं, नहीं अधिकांश पीते हैं, ये मैंने देखा है। ये मेरा खुद का अपना और लोगों से बात करने में कि अगर गांजा पी रहा है और गांजा नहीं मिल रहा है तो थोड़ा शराब भी चलेगा। नहीं मिल रहा है तो वो तो आपकी मेहरबानी से नहीं मिल रहा है, कानून की मेहरबानी से नहीं मिल रहा है जी। डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन ट्रायल्स कई तरह की ज़्यादा हैं हमारे मुकाबले, वो गांजा को लीगलाइज करने जा रहे हैं कि इससे सिंथेटिक ड्रग का खतरा टलेगा। खतरा सही कहिए तो सिंथेटिक ड्रग्स का सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा फिर वही बात कर सकते हैं, वी हैव टू थिंक ग्रेडेड एक्शन, ग्रेडेड ग्रेविटी के साथ
कि किस में कितना ज़्यादा नुकसान है, उस पर और ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और हम लोग कर भी रहे हैं। हमारा सूखे नशे के खिलाफ बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और हमारी पूरी पुलिस टीम, विशेषकर मैं अपने ज़िले में बात करूं, हम लोग यही बोलते हैं कि चलो कुछ चीज़ों पे हम लोग थोड़ा फोकस कम करें, लेकिन जो सूखा नशा है उस पे हम सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये हमारे बच्चों का सवाल है, तुम्हारे बच्चों का सवाल है, सबके बच्चों का सवाल, और इसमें जो फंसा उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। नहीं है। शायद कोई और चीज़ हो जिससे हम लोग काउंसलिंग कर पाए, समझा पाए, थोड़ा इलाज कर पाए, वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो पाए। तो सिंथेटिक ड्रग्स देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा है। अभी जो रिसेंट माननीय गृह मंत्री जी की जो मीटिंग भी हुई थी, उस पर बहुत सारी स्ट्रेटजी भी बनी है कि उस पर क्या काम करना है, राज्य को क्या काम करना है, और आप देखेंगे आने वाले समय में ये लड़ाई और भी तेज होने जा रही है। मैं आपसे ये अपील करूँगा, देख रहे हैं जो लोग, इनको आप अगर उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए कोई भी एक मैसेज आपको लगता है जी, आप दे सकते हैं लोगों को जी, तो ये कैमरे की तरफ देखकर आप बोल सकते हैं। जी। देखिए, मैं ये कहूँगा, चाहे आपके घर में या आपके बगल में पड़ोस में कोई शराब या कोई अवैध नशा जो भी हो, चाहे वो गांजा हो, सिंथेटिक ड्रग्स ना ले रहा हो, लेकिन आप शायद अपने को बचा नहीं पाएंगे इसके परिणाम से। पंजाब जैसा खुशहाल राज्य, जिसको हम लोग जानते थे कि वो बड़ा खुशहाल है, समृद्ध है, आज आप देखें कि उड़ता पंजाब बन चुका है। शायद एक एपैथी होती है, और वो सारे सोशल इविल्स के बारे में हमारी एपैथी होती है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें थोड़ा सा, हम बस बात करते हैं, निकल जाते, दूसरे की जिम्मेदारी तय कर देते हैं। अच्छा, पुलिस का काम है नशे को रोकना, इनका काम है, सरकार का काम है ये देखें। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिस पे सबको फ़र्क पड़ता है, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए इसके खिलाफ बात करने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ जैसे भी इसके खिलाफ हम लोग बात करें कि नशे को ना, ज़िंदगी को हाँ, जो हम लोग ये मैसेज भी रायपुर पुलिस का आप वॉल राइटिंग के रूप में पूरे ज़िले में देख रहे होंगे, या जहाँ भी निजात अभियान चलाते हैं, और शायद ये इसलिए कि बार बार ये लोगों के दिमाग में जाए, बार बार हमारे बच्चों के दिमाग में जाए। तो ऐसे में आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नशे के खिलाफ जो लड़ाई है बिल्कुल अधूरी रहेगी। पुलिस कार्रवाई से सिर्फ रोक लग सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पर प्रभावी कार्रवाई हो, कारगर ठोस परिणाम निकले। तो सबकी सहभागिता जरूरी है, हम सबको इस लड़ाई में साथ देने की ज़रूरत है, और हम सबको नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद संतोष सिंह जी, आपने समय निकाला, आप आए। थैंक यू। मैं रोज़ हर वीडियो के आखिर में हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए अपील करता हूँ जी कि ज़िंदगी बचाने के लिए। कभी तंबाकू के बारे में भी करता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, कभी कभी नशे के बारे में भी करता हूँ। लेकिन आज मैं कोई अपील नहीं करूँगा, क्योंकि आज हमारे तरफ से, सबके तरफ से आपने ये अपील कर दी है। फिर मिलेंगे। थैंक यू। आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, ये बातचीत अच्छी लगी होगी, गंभीर है बातचीत, ये गुदगुदाने वाली नहीं है, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये राजनीतिक मुर्गा लड़ाई भी नहीं है, गंभीर बातचीत है, लेकिन हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी को अधिक गहराई से छूती है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बातचीत के बारे में, इस मुद्दे के बारे में आपका क्या कहना है। मुझको ऐसा लगता है कि देखने वाले लोगों में से कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिसके आसपास के लोगों में से कोई न कोई इस समस्या से न जूझ रहे हों। और कुछ नहीं होगा तो आपके पड़ोस के कोई दारू पी के रात 2 बजे घर आकर हॉर्न बजाकर गेट खुलवाते होंगे, आपका जीना हराम करते होंगे। इसको भेजिएगा आप लोगों को, इस बातचीत को, इसमें कोई भी अश्लील हिंसक बातचीत नहीं है, इसको लोगों को भेजिएगा और उनसे बात कीजिएगा कि क्या किया जाए इस बारे में, नशे को कम करने के लिए क्या किया जाए, बच्चों को कैसे बचाया जाए। सबसे बड़ी एक मिसाल तो ये है, आप अपने आप को नशे से दूर रखेंगे तो आपके बच्चे उस विरासत को नहीं पाएंगे। फिर मिलेंगे।